हाँ, सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख लिया लास्टली। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे देखा था? एक मेथड था हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, फिर हमारा वो दूसरा मेथड था अल्काइल हैलाइड, दूधी हलवो वाला। ओके, फिर थर्ड मेथड हमारा कौन सा था? डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सो डीकार्बोक्सिलेशन था एंड देन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। डन। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रॉपर्टीज। तो देखो, अगर थियरी में पूछी जाए 2 मार्क्स में कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन्स, तो बहुत ही इजी है बहुत इजी है। जैसे कि जहां पर भी तुम्हें लगे कि ये अल्केन पड़े हुए हैं, तो एक तो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, फ्रेग्रेंस सब कुछ लेस ही होते हैं ओके, ऑर्डरलेस होते हैं। तो वो सब कौन है? अल्केन्स। ओके, अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि अल्केन्स में सिर्फ 2 ही तो इंग्रेडिएंट, मतलब 2 ही तो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, उनके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस तो है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर कार्बन और ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ है या ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उस वहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो। और अगर खींच लिया तो यहाँ पर से पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो खींच ले रहा है, सपोज ऑक्सीजन खींच ले रहा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जब हो जाता है उसी को हमने पोलराइजेशन नाम दिया था। वही आगे वाले चैप्टर में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और ये इनको बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स। ओके, लेकिन ये जो अल्केन है उसमें ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में की अगर बात करें, सो उन दोनों में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए वहां कोई वो पोलैरिटी क्रिएट होने वाली नहीं है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि दे आर नॉन पोलर। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला है ऑलमोस्ट। ये सब क्यों बताया? ये पहला सेंटेंस जो पढ़ा उसके बेस पर बताया। ऑलमोस्ट नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जिससे ये बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि खींच लेगा। जैसे कि हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, सो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों ये खींच लेगा। तो वो खींच लेगा इसीलिए, सपोज ऐसे खींच लिए उसने, तो यहाँ पर हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ये चैप्टर में तो नहीं, लेकिन इसके पहले वाले चैप्टर में। और बेसिकली तो वो आगे वाले 4th केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल, केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी उसका नाम है। ओके, सो उसमें हमने पढ़ लिया था क्या कि ये पोलैरिटी है, पोलराइजेशन, और फिर वो फजान रूल एंड ऑल सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो ऐसी बात यहां देखने को मिलती नहीं है। ओके, सो ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर के हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में अभी कार्बन और कार्बन है, तो वो दोनों लगे हुए हैं, और उनके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड कार्बन ही है। तो अपने ही घर में थोड़ी कोई वो ऐसा करेगा, गद्दारी करेंगे। ओके, क्यों? लाओ भाई इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, लाइक दैट। और कार्बन और हाइड्रोजन में हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैपेसिटी है, जो पावर है ना, उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो जितना कैपेसिटी से कार्बन खींच ले ना, ऑलमोस्ट उतनी कैपेसिटी से हाइड्रोजन भी खींच सकता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट? नॉन पोलर। ओके, एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ, ये रहा वो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टूड? यहां से हमने क्या समझा? अल्केन्स जो है दे आर नॉन पोलर इन नेचर। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट था, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। दे पॉजेस वीक वांडर वाल्स फोर्सेस, मतलब इनके बीच में दूसरा कोई तो फोर्स ही नहीं है।
ये वांडरवाल्स फोर्स भी हमने वही 4th चैप्टर में डिस्कस किया था। सिंपल कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो है वो तो वीक वांडरवाल्स फोर्सेस है उनके बीच में। ड्यू टू द वीक फोर्सेस फर्स्ट 4 मेंबर्स 1 2 3 4 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, फर्स्ट 4 आर गैसेस। तो यहां से तुम्हें याद रखना है, देखो जनरली तुम्हें क्या याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। क्या चीजें याद रखनी है? एक, वो कौन से स्टेट में है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, रूम टेम्परेचर। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, कि कितने टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं एंड ऑल, किससे ज्यादा है किससे कम है। तीसरा सॉल्युबिलिटी, कि किसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे और किसमें वो सॉल्युबल नहीं होंगे। ये तीन चीजें मेनली तुम लिख दोगे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो तुम्हें तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, मेनली ये 3 चीजें लिख दोगे। क्या क्या? फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। बाकी बहुत सारी चीजें आएगी भी, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वो तो तुम्हें लिखनी ही है फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसमें से कुछ छोड़ दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो हमने नॉन पोलर की बात की, अब हम वांडरवाल्स फोर्स की बात कर रहे हैं कि वीक वांडरवाल्स फोर्स होता है, और वीक वांडरवाल्स फोर्स होता है मतलब क्या? इजीली टूट जाते हैं। वीक वांडरवाल्स फोर्स है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक हो जाएगा मतलब क्या? रूम टेम्परेचर पे भी वो कैसे होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, मतलब वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो मीथेन, देखो मीथेन गैस, हम बायोगैस प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है? गैसियस फॉर्म में ही होता है। फिर इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो जो ब्यूटेन लेते हैं वो भी कौन से फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में ही होता है, उसको ठंडा किया जाता है, लिक्विफाइड। ओके, अदरवाइज वो होता है गैसियस फॉर्म। ओके, तो 1 2 3 4 वाले जो कार्बन है दे आर गैसेस। ओके, 1 2 3 4 गैसेस है। 5 to 17 जो है दे आर लिक्विड्स, एंड दोज कंटेनिंग मोर देन 18 कार्बन और मोर सॉलिड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब कि 298 केल्विन। सिंपल, पहला हमने समझा दे आर नॉन पोलर इन नेचर। दूसरा हमने समझा कि उनके बीच में वीक वांडरवाल्स फोर्स होता है, और वीक वांडरवाल्स फोर्स होने की वजह से 1 to 4 जो मेंबर्स है अल्केन के वो गैसेस होते हैं। 5 to 17 जो होते हैं दे आर लिक्विड, एंड 18 और मोर देन 18 वाले जो मेंबर्स है दे आर गैसेस एट व्हाट? एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। नाउ दे आर कलरलेस, मैंने पहले बताया वैसे, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स? तो क्या बोल रहे हैं, तुम क्या सोच सकते हो कि अल्केन्स वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं? मतलब पानी रखा हुआ है और उसमें तुमने मीथेन डाल दिया। ओके, मीथेन गैस पास किया, ऐसा समझो, मीथेन गैस, या फिर थोड़ा बड़ा ले लो ना लिक्विड वाला, से हेक्सेन लिया, हेप्टेन लिया, लाइक दैट, पानी के अंदर लिया, तो क्या वो सॉल्युबल हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा पूछ रहे हैं। जनरली याद रखना, जो पोलर होते हैं ना वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, क्या जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा अल्केन्स कौन सी कैटेगरी में डाले? हमने ऑलमोस्ट नॉन पोलर की कैटेगरी में डाले। तो फिर पानी में वो सॉल्युबल होंगे नहीं, क्योंकि पानी में तो H+OH- वो तो पोलर है। ओके, सो ये डन, आगे बढ़े। ओके, सो ऑर्डरलेस, कलरलेस है। अब देखो आगे पूछ रहे हैं, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन कार्बन, और वो ऑटोमोबाइल्स के लिए एज अ फ्यूल यूज होता है। तो तुमने देखा ही होगा। ओके, बारिश में अगर ऑटो में जा रहे हो, अब तो तुम लोग वैन में जाते हो, हम लोग ऑटो में जाते थे अच्छा, तो स्कूल में जाते हैं, बारिश हो रही है, गड्ढे होते ही है, ओके, और पानी भरा हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल गिरा हुआ होता है, तो वो कैसे रेनबो दिख रहा है, ऐसे देखा होगा तुमने। ओके, तो वो देखो मिक्स नहीं हो रहा है पानी के साथ, इमिसिबल है, इसलिए तो दिख रहा है। मिक्स हो जाता तो पता ही नहीं चलता। ओके, तो वो इमिसिबल है, मतलब सॉल्युबल नहीं है। ओके, so petrol and lower fractions of petroleum are also used for dry cleaning of clothes to remove the grease stains।
अब ये यूज आ गए, हाँ ठीक है, यूज तो यूज, हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, सो पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स। तो ग्रीस स्टेन्स जो मतलब बहुत हार्ड स्टेन्स लग गए हो ग्रीस के और उसके, तो पेट्रोल भी यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में, शायद तुमने सुना होगा। वो करते हैं ओके, वो पर्टिकुलरली ड्राई क्लीनिंग वाले शॉप वाले होते हैं ना, वो परचेस करके आते हैं पेट्रोल पंप से, और फिर जैसे वो सैलून में जाए तो वो कैसे उसमें भर के रखता है पानी, मुंह पे छांटता है, बालों पे छांटता है, तो वैसे ये भाई पेट्रोल भर के रखते हैं, और लेकिन वेरी टाइटली भर के रखना होगा, और वो पूरा नोब बंद करके रखना होगा, अदरवाइज धीरे 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 वो इवापोरेट हो जाएगा। ओके, तो वो उसके ऊपर क्लीन करने के लिए, निकालने के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं। हाँ, then on the basis of this observation, what do you think about the nature of the greasy substance? You are correct if you say that grease, that is mixture of higher alkanes, is non-polar and hence hydrophobic in nature. तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक अगेन आया फिर से। तो फोबिया मतलब क्या? फोटोफोबिया मतलब फोटो से डर लगता है, वाटर फोबिया होता है, फायर फोबिया होता है। ओके, सो फोबिक, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लग रहा है, तो पानी से दूर भागेंगे वो लोग। कौन? नॉन पोलर नेचर है वो। सो नॉन पोलर इन नेचर, हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट इन रिलेशन टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन सॉल्वेंट्स, polar substances are soluble in polar solvents, whereas the non-polar ones are non-polar solvents में dissolve like। okay, मतलब like dissolves like मतलब क्या कि polar compounds होंगे वो polar solvent में soluble होंगे, और non-polar compound होंगे वो non-polar solvent में soluble होंगे। ओके, वो सब डीपली हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में, अभी का तो पढ़ लिया ना। ओके, 12th में सॉल्यूशंस। अच्छा चलो डन। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात की, सॉल्युबिलिटी की भी बात हो गई, फिजिकल स्टेट की भी बात हो गई। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, फिर से आया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर गिवन इन द टेबल 9.2। तो 9.2 में गिवन है, देखेंगे बाद में। From which it is clear that there is a steady increase in boiling point with the increase in the molecular mass। ये तो फिक्स ही है, याद रखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में भी और 12th में भी। अगर तुम्हारा कार्बन कंटेंट, जैसे कि तुम कंपेयर कर रहे हो मीथेन की और से हेक्सेन की, किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? सिंपली जिसमें जितने ज्यादा कार्बन उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हायर, क्योंकि वो ज्यादा बॉन्डिंग कर रहा है ना, तो ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। ओके, तो अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करनी हो तो तुम किसके बेस पे करोगे कि उनका मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा, ऑलमोस्ट सेम जैसा होना चाहिए, जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में किया था, याद हो तो। अल्कोहल था, फिर कुछ ब्यूटेन था, अल्कोहल था, एक का कोई 301 था, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी दिखाता हूँ, बुक यहीं पे है ना। हाँ, तो लास्ट चैप्टर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो देखा था, और फिर मैंने वो भी बताया था कि ब्रांच हो तो नहीं, ऐसे बताया था कि वो जैसे नॉर्मल अल्केन है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ब्रांच है तो पूरे कंटेनर में सपोज 2 या 3 ही आए। ओके, और फिर उसकी वजह से क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लो हो गए और कम हो गए मतलब उसको इजीली तोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वाले चैप्टर में। हाँ बोलो। हार्ड सिग्मा, पाई इजी है, हमेशा पाई ही टूटेगा। जब भी तुम अल्कीन की भी रिएक्शन करवाओगे, अल्काइन की भी रिएक्शन करवाओगे, तो पाई बॉन्ड ही टूटेगा ही हमेशा, ऑलवेज। पाई बॉन्ड इज, याद रख लो, ऐसे छाप लो, पाई बॉन्ड इज वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड। फिर चाहे वो सेकंड अल्कीन का हो या अल्काइन का हो, पाई बॉन्ड वीकर है सिग्मा बॉन्ड से। अच्छा चलो, हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर, ये याद रख लिया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं, क्या? कार्बन के कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेंगे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। डन है, सिंपल है। ओके, तो अगर मैं सिंपली पूछ लूं तुम्हें कि ऑक्टेन और मीथेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑक्टेन का, दैट्स इट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो बॉइल होगा। ओके,
So increase in molecular mass. This is due to the fact that intermolecular van der Waals forces increases with the increase of the molecular size and or the surface area of the molecule. Obviously, अगर तुमने जैसे अभी मैंने पूछा ऑक्टेन और मीथेन, तो ऑक्टेन में तो 8 कार्बन है, वो 8 कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से भी जुड़े हुए हैं और वो 8 कार्बन भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, वेयरएज मीथेन में एक ही कार्बन, कहाँ 8 और कहाँ 1, सेम जैसा ना हो जाए, कहाँ 8 और कहाँ 1. ओके, तो वो एक ही किसके साथ जुड़ सकता है, दूसरे 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है. अगर बॉयल करना है तो ये 4 हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को तोड़ दो, CH बॉन्ड 4 तोड़ दो तो वो बॉयल हो जाएगा. मतलब टूट तो जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एलिमेंट्स टूट तो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन. वेरेज यहाँ पर कार्बन उसके साथ कार्बन उसके साथ कार्बन, वैसे टोटल 8 तक. और फिर ये कार्बन दूसरे 3 हाइड्रोजन के साथ, फिर ये कार्बन दूसरा वाला दूसरे 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ तो है ही, दूसरे 2 हाइड्रोजन के साथ भी. ऑब्वियसली ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा हीट चलेगी तो बॉइलिंग पॉइंट हायर ही जाने वाला है. वही रीजन है. You can make an interesting observations by having a look on the boiling points of 3 isomeric pentanes. पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन. देखो, यू कैन लुक, तो हम देखेंगे, ठीक है. अच्छा, 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स की बात चल रही है, तो पेंटेन्स ही है, लेकिन पेंटेन के आइसोमर है. सो पेंटेन, एक तो नॉर्मल पेंटेन, यही देखा आइसोमेरिज्म वाली थियरी में देखा था, याद है ना. एक तो पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन. दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन सेम होंगे. ओके, अभी बनाया था हमने. एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. लास्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में देखा था, इसी चैप्टर में देखा ना. हाँ, सो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पेंटेन हैविंग अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. हाँ, यही चैप्टर में यही वैल्यू थी, 309, 301 एंड 283. ओके, तो 309, whereas 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बॉइल्स एट 283. मतलब क्या, तभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच हो गई है, डिस्टेंस बढ़ गया तो भाई थोड़ा ही हीट दो, टूट जाएगा वो. ओके, सो ब्रांचेस की वजह से. तो देखो यहाँ पे 2 ब्रांच होगी, अगर नीचे भी ब्रांच है, जैसे कि ये देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 नंबर पे मिथाइल है. लेकिन 2 डाइमिथाइल, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, एक नीचे भी और एक ऊपर भी, तो डिस्टेंस और बढ़ गया. तो ये 2 डाइमिथाइल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट देख के लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाता है. 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 2 मिथाइल ब्यूटेन से लेस होगा. सिंपल, कम होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब फोर्स कम है मतलब तोड़ना इजी है. फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स. डन. ओके, सो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, सारे वैल्यू भी गिवन है. With the increase in the number of branch chain, the molecule attains the shape of a sphere. ऐसे ही ब्रांच चेंज कर दो तो स्फीयर जैसे हो जाएगा. और स्फीयर जैसे हो गया तो सोचो तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा. मतलब वो ब्रांच चेन, जब ब्रांच चेंज बनेगा तब की बात है. ओके, और स्फीयर बने तब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाए. अदरवाइज तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएगी, तो वो तो स्ट्रक्चर अगर दिया होगा तो ही तुम बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. अदरवाइज ऑलवेज ब्रांच बन रही है, दैट मीन्स कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. ओके, दिस रिजल्ट्स in the smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between the spherical molecules which are overcome at relatively lower temperature. तो lower temperature पे उसको overcome किया जा सकता है. Okay, that's it. तो ये थी हमारी physical properties. अभी वो जो हम बोल रहे थे उसकी अगर बात करें, वो टेबल बोल रहे थे, कहाँ है वो टेबल भले कहीं पर भी गिवन हो, लेकिन ऐसे वो 3 लिखे हुए थे ना, ये चैप्टर में तो नहीं है रे वो. हाँ, ये रहे सॉरी. हाँ, देखो ये पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. डन. तो ये हमने देखा था 309, 301 एंड 283. तो यहाँ पर एक ही ब्रांच है नीचे की साइड में, यहाँ पे 2 ब्रांच हो गई. सब में देखो कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं 10. तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए रे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ भी 12 ही होंगे. 3 हाँ 5 5 10 11 और 12. डन. आइसोमर है ना, ये तो आइसोमर का टॉपिक था ना, याद आया. ओके, तो ये हमने आइसोमर्स बनाए थे ब्रांच चेन्स.
अंडरस्टूड। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है, वो जो हमने पहले समझा था वही वापस समझा यहाँ पर। बेसिकली हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का एक क्विक रिवीजन करे। क्या क्या देखा, जितना याद है उतना बताओ। चलो, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, वेरी गुड। तो नॉन पोलर है तो सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, और वो नॉन पोलर है तो, और हमारा वाटर पोलर है, सो वो नॉन पोलर सॉल्यूशन में ही सॉल्युबल होंगे। ओके, ठीक है। और उसके रीजन में हमें आइडिया है, इसलिए वो लिखना नहीं है, चलेगा। ये तो तुम्हें आइडिया है, इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिए क्या, कि पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज होता है। दूसरी बात कि पेट्रोल को यूज करते हैं वो ड्राई क्लीनिंग वाले भी यूज करते हैं टू रिमूव दी ग्रीस स्टेन्स। ओके, तो वो बता सकते हैं। हाँ चलो, वो आइडिया है इसलिए। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। फिर हाइड्रोफोबिक, हाँ तो उसमें ही तुम बोल सकते हो कि जो हमारे अल्केन्स है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, हाँ फिर जितने ज्यादा कार्बन उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हाँ, तो फिर एक आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जितने मीथेन की कंपैरिजन इथेन से करें तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू दी मीथेन। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, और अगर ब्रांचेस बढ़ती गई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, और दो बातें हो गई, एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, करेक्ट, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हमने क्या देखा, 5 से 17 लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। करेक्ट, ओके। 1 से 4 गैसेस, फिर 5 से 17 लिक्विड, और 18 और उससे ज्यादा हो तो वो सॉलिड होते हैं। और गैसेस की भी बात कर ली थी, वो ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब उसके भी ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, वो सब हमने बात की। और 1 से 4 जो गैसेस है उसके लिए भी हमने बोला कि क्यों ऐसा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है ये सब चीजें, और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता। डन, हो गया रिवीजन। लिख दोगे तुम पूरा, क्या क्या लिखना है, फिर से 3 चीजें लिखनी है, फिजिकल स्टेट, देन से बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। हर जगह पे 11th में भी, 11th तो बस अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन 12th में भी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे सब जगह कभी भी किसी की भी बात करें, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज बताओ, यही 3 चीज बताओ, फिनॉल की प्रॉपर्टी बताओ, यही 3 चीज बताओ, अल्डिहाइड की बताओ, कीटोन की बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बताओ, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ओके, 12th में तो वहां सब जगह यही सेम चीज करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। डन, ओके, सो दैट्स इट। ये थी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।